चलिए स्टार्ट करते हैं आज इतिहास का दूसरा कड़ी, जिसमें सिलेबस है नागवंशी शासन व्यवस्था, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको जेपीएससी एग्जामिनेशन में और इससे संबंधित जेएसएससी से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें सभी के लिए आज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और पूरे डीप में इसको कवर करेंगे कि आखिर नागवंशी शासन व्यवस्था है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, नागवंशी शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले इसका प्रथम राजा की बात कर लेते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये नागवंशी शासन व्यवस्था जो है कोई भी जनजाति का शासन व्यवस्था नहीं है, ये आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन बाकी जितने भी आप शासन व्यवस्था पढ़ेंगे सब रिलेट है, कोई ना कोई जनजाति का वो शासन व्यवस्था है, लेकिन ये एक अलग है नागवंशी शासन व्यवस्था। देखिए प्रथम राजा, इसकी प्रथम राजा की बात करते हैं फनी मुकुट राय। ये इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम दिमाग में याद रखिएगा कि प्रथम राजा नागवंशी शासन व्यवस्था का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम राजा या नागवंशी के प्रथम राजा का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा फनी मुकुट राय, और इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। उपलब्धियों को लेकर इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद राजधानी की बात करें तो सुतियांबो इनकी राजधानी थी, ठीक है। सुतियांबो इनकी राजधानी थी, लेकिन नागवंशी जो है अपने राजधानी समय समय पर अंग्रेजों के डर से वो चेंज करते रहते थे। लेकिन जब ये राजा थे तो इनकी राजधानी सुतियांबो थी, और वहीं पर इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सूर्य मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। कौन करवाया था? फनी मुकुट राय। अब बात करते हैं कि नागवंशी की भाषाएं क्या थी। तो नागवंशी की भाषाएं प्राकृत थी और नागपुरी थी। नागवंशी की भाषाएं क्या थी? प्राकृत और नागपुरी। अब इनके धर्म की बात कर लेते हैं कि ये किस धर्म के थे। तो इस धर्म में हिंदू धर्म के भी थे, बौद्ध धर्म भी थे और जैन धर्म भी थे। मतलब नागवंशी जो थे वो 3 धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे और जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद इनका जो शासन था, किस प्रकार का शासन था? नागवंशी शासन जो था वो किस प्रकार का था? तो पूर्ण राजशाही था, मतलब राजाओं का यहाँ शासन चलता था। तो छोटा सा परिचय है, देखिए प्रथम राजा फनी मुकुट राय, जिनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। इनकी राजधानी सुतियांबो, जहां पर इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। भाषाएं प्राकृत नागपुरी, धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इनकी जो शासन थी वो पूर्ण राजशाही थी। तो अब आइए इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं और इसके डिटेल्स में परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ विद्वानों का ये मानना है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे राइटर का मानना है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 64 ईस्वी में हुआ, ठीक है। यहां तक कि आप डॉक्टर मनीष रंजन का भी अगर किताब को आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर भी यही चीज लिखा हुआ है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 64 ईस्वी में हुआ। लेकिन बहुत सारा सोर्स ये भी कह रहा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 83 ईस्वी में हुआ और इसका अंत 1952 ईस्वी में हुआ। 51 से 52 के बीच में इनका जो है अंत हुआ। तो अब आप कंफ्यूज हैं कि अब इसमें हम करेंगे क्या, कि अगर स्टार्टिंग आ जाएगा तो हम करेंगे क्या। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं तो अब डेट वाला, जिस डेट में कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा माने तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 83 ईस्वी में हुआ और इसका अंत जो है 1952 ईस्वी में हुआ। ये परिचय था। एक बार और समझिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 64 ईस्वी में हुआ, लेकिन कुछ सोर्स ये भी कह रहे हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 83 ईस्वी में हुआ और इसका अंत जो है 1952 ईस्वी में हुआ। आगे है नागवंशी शासक द्वारा उल्लेखनीय कार्य। अब इनके कार्यों को पढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सा कार्य था जो उल्लेखनीय था। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये फनी मुकुट राय
एक ऐसे राजा थे जिन्होंने गैर आदिवासी को झारखंड में रहने के लिए शरण दिए। तो देखिए, फनी मुकुट राय पहले राजा थे, मतलब ऐसे पहले राजा थे। यहां से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वो कौन सा राजा थे? नागवंशी शासन व्यवस्था में या नागवंशी में वो कौन से राजा ऐसा थे जो गैर आदिवासी को, मतलब जो आदिवासी नहीं थे, उनको झारखंड में शरण दिए? तो यहां देखिए, फनी मुकुट राय, इसका जवाब क्या होगा? फनी मुकुट राय पहले राजा थे जो गैर आदिवासी को झारखंड में शरण दिए, मतलब झारखंड में रहने का परमिशन दिए, अनुमति दिए। उसके बाद कह रहा है कि नागवंशी शासक मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन किए। अब यहां पर भी देखिए, बहुत सारे सोर्स ये भी कह रहे हैं कि उनकी व्यवस्था, जो मुंडा शासन व्यवस्था चली आ रही थी प्राचीन से, उसमें नागवंशी जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए। लेकिन कुछ सोर्स का ये भी कहना है कि वो समय समय पर परिवर्तन किए, आगे चल के कुछ परिवर्तन किए थे। इसलिए यहां पर यह कहना उचित होगा कि व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन किए, मतलब परिवर्तन एक से लेकर 16वीं शताब्दी तक नहीं देखा गया था, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से अनुकूल परिवर्तन किए। इस बात को आप दिमाग में हटा लीजिए कि नागवंशी शासक जो थे मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन किए और इसे विस्तार करने का प्रयास किया। हाँ, अनुकूल परिवर्तन किए, लेकिन जो मुंडा शासन व्यवस्था प्राचीन से चली आ रही थी या पढ़ा पंचायत व्यवस्था चली आ रही थी, उसको इन्होंने पूरा विस्तार करने का प्रयास किया, उसको पूरा डेवलप करने का प्रयास किया। कौन? नागवंशी शासक। उसके बाद कह रहा है कि तथापि 1 से 16 शताब्दी तक मुंडा शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैं अभी बताया कि तथापि ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अनुकूल परिवर्तन किया, लेकिन कब किया? बाद में किया। तो 1 से 16 शताब्दी तक मुंडा शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। कोई भी परिवर्तन, जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था था, मानकीय पंचायत व्यवस्था था और मुंडा शासन व्यवस्था था, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। और इसमें भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था मुंडाओं की तरह ही चलते रहे। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि 1 से 16 तक, 16वीं शताब्दी तक इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं मिला देखने को। लेकिन जब मुगलों का हस्तक्षेप हुआ, जब अंग्रेजों का एंट्री हुआ, तो फिर इसमें अनुकूल परिवर्तन देखने को आगे आपको मिलेंगे। और इसमें कह रहा है कि भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था मुंडाओं की तरह ही चलते रहे। तो इतना सारा एक बार मैं फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 64 ईस्वी में हुआ। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 83 ईस्वी में भी किसी विद्वानों का कहना है, या अन्य सोर्स के आधार पर आप बोल सकते हैं कि इनकी शुरुआत 83 ईस्वी में हुई और अंत 1952 ईस्वी में हुई। नागवंशी शासक का उल्लेखनीय कार्य यह है कि वो फनी मुकुट राय एक ऐसे राजा थे जिन्होंने गैर आदिवासी को झारखंड में रहने का अनुमति दिए, शरण दिए, और नागवंशी शासन मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन किए। उपलब्धि ही है, ज्यादा परिवर्तन नहीं किए, ठीक है। और उनकी भू शासन व्यवस्था जो था, भू शासन व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आया और वही जो शासन व्यवस्था चला आ रहा था, मुंडा शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत व्यवस्था, वही चलता रहा और 1 से 16 तक किसी प्रकार का कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं कि मुगल शासक का हस्तक्षेप शुरू हुआ। अभी मैं बताया कि परिवर्तन भी अगर देखने को मिलेगा तो आपको कब देखने को मिलेगा? जब मुगल शासन का एंट्री हुआ और अंग्रेज जब यहाँ पर हस्तक्षेप इस क्षेत्र में प्रारंभ कर दिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मुगल शासक का हस्तक्षेप शुरू हुआ किस क्षेत्र में? नागवंशी का जो क्षेत्र था उसमें अब मुगलों का प्रवेश हो गया। तो कह रहा है कि अकबर ने 1585 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, अकबर ने 1585 ईस्वी में इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, इस क्षेत्र में एंट्री मार दी। उसके बाद और वह नागवंशी राजाओं से नजराना लेने लगा। नजराना क्या है, इस बात को समझिए। नजराना क्या है? तो नजराना एक प्रकार का कर है जो दिया जाता था,
ठीक है, मुगलों को दिया जाता था। एक प्रकार का नजराना जो है वो कर है, एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का टैक्स है। तो एक बार फिर से सुनिए, अकबर ने 1585 ईस्वी में इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर दिया, मतलब इस क्षेत्र में आ गए, एंट्री मार दिए और नागवंशी राजाओं से नजराना लेना शुरू कर दिया, मतलब कर लेना शुरू कर दिया। यह नजराना बाद में नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। यह जो नजराना का सिस्टम चला ये रेगुलर हो गया और ये नियमित व्यवस्था बन गया कि अब आपको जीना है तो मुगलों को नजराना देना ही होगा। और ये नजराना जो है अब मालगुजारी के नाम से प्रचलित हो गया, मालगुजारी के नाम से जाने लगा। एक बार फिर से समझिए, 1585 ईस्वी में अकबर ने एंट्री मार दिया नागवंशी क्षेत्र में और वो क्या लेने लगे, नजराना। और नजराना यहाँ पे जो था वो नियमित व्यवस्था बन गया, मतलब रेगुलर हो गया। और अब ये नागवंशी समझ गए थे कि अब हमको जीना है, शासन करना है तो मुगलों को कर देना ही होगा। तो अब इस व्यवस्था का नाम जो है नजराना का अब नाम हो गया मालगुजारी के रूप में ये प्रचलित हो गया कि अब मालगुजारी जो है मुगलों को देना पड़ेगा। अब नागवंशी अपनी शासन व्यवस्था में अपने लोगों से कर नहीं लेते थे या कर नहीं वसूलते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा कि नागवंशी अपनी शासन व्यवस्था में, नागवंशी का जो शासन व्यवस्था था उसमें अपने लोगों से किसी प्रकार का कर नहीं लेते थे। परिणाम स्वरूप संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मालगुजारी जो है वो मुगलों को देना पड़ रहा था और ये अपने लोगों से कर तो लेते नहीं थे, तो बिल्कुल लोड पड़ा इन पर। उसके बाद कह रहा है कि उस भार को कम करने के लिए नागवंशी राजाओं ने आम लोगों से मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। अब देखिए यहीं पर परिवर्तन आया, यहीं पर मुंडा शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत व्यवस्था जो था यहां पर चेंजिंग मिला। क्यों चेंजिंग मिला, अब यहां से आप समझिए कि जो मुगल वंश मालगुजारी नागवंशी शासक से लेते थे, तो चूंकि नागवंशी शासन व्यवस्था में अपने लोगों से कर लेने का कोई भी प्रावधान नहीं था, तो उस स्थिति में संपूर्ण राज्य का कर का लोड तो बढ़ा, और जब लोड बढ़ा तो उस लोड को कम करने के लिए नागवंशी शासक जो है अपने लोगों से मालगुजारी लेना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद देखिए, और यह जिम्मेदारी पट्टी के प्रमुख, पट्टी याद कीजिए पिछला शासन व्यवस्था, कई ग्राम पंचायत मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते थे और पट्टी का प्रमुख को क्या कहते थे, मानकी कहते थे। और कई पट्टी मिलकर पढ़ा का निर्माण करते थे और पढ़ा को क्या कहते थे, पढ़ा राजा। तो अब देखिए जिम्मेदारी पट्टी के प्रमुख मानकी को दिया गया और अलग से जागीरदारी भी रखे गए, मतलब इनका सहयोगी भी रखा गया अपने लोगों से मालगुजारी वसूलने के लिए। तो अभी तक मैं फटाफट इस स्लाइड को रिवीजन करवा दे रहा हूं कि मुगल शासक का हस्तक्षेप शुरू हो गया। 1585 में इस क्षेत्र में इन्होंने एंट्री मार दिया और नजराना के रूप में जो है एक कर जो है, नजराना एक प्रकार का कर था जो ये नागवंशी शासक से वसूलना स्टार्ट कर दिए। और यह नजराना जो है नियमित रूप से स्थापित हो गई, ये रेगुलर हो गई। और जब ये रेगुलर हो गया तो नागवंशी शासक शासन व्यवस्था पर लोड पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों से कर नहीं लेते थे। उस स्थिति में इस लोड को कम करने के लिए नागवंशी शासन ने फैसला किया, नागवंशी शासक ने फैसला किया कि अब हमको अपने लोगों से कर को लेना पड़ेगा। तो इस कर को लेने के लिए जो पट्टी का प्रमुख हुआ करता था इनके शासन व्यवस्था में, जिसको मानकी कहते थे, मानकी को इन्होंने लगाया और मानकी के साथ साथ कुछ सहयोग करने के लिए जागीरदार भी रखे गए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। तो अब पढ़ते हैं इस स्लाइड को। चलिए अब देखते हैं ये जो मानकी को कर वसूलने के लिए लगाया गया। अब देखिए, अब मानकी का नाम बदलकर
जिसको कर वसूलने के लिए, मालगुजारी वसूलने के लिए लगाया गया, अब इस मानकी का नाम बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। भूइंहर, भूइंहर, इसका नाम अब क्या हो गया? भूइंहर। यहां से जेपीएससी फैक्ट निकल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो नागवंशी शासक जो थे, अपने लोगों से कर वसूलने के लिए जो मानकी को लगाए, जो पट्टी का प्रमुख हुआ करता था, अब उस मानकी का नाम बदलकर भूइंहर कर दिया गया। याद रखिएगा। उसके बाद कहा कि इसी दौरान समय पर कर ना देने के जुर्म में, ठीक है, समय पर कर ना देने के जुर्म में छोटा नागपुर के राजा दुर्जन साल 1616 ईस्वी में जहांगीर, जो मुगलों का शासक था, जहांगीर ने कैद कर लिया। जब समय पर मुगलों को कर नहीं मिला तो उसके जुर्म में जो दुर्जन साल राजा थे नागवंशी शासन व्यवस्था का, तो इनको 1616 ईस्वी में जहांगीर ने कैद कर लिया। जहांगीर ने कैद कर लिया और 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा। ठीक है, मतलब तो गिरफ्तार तो किया ही, कैद तो किया ही, और उनको 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा। देखिए, इतिहास को आपको फीलिंग के साथ पढ़ना होगा, फील लाना होगा अंदर से, तभी जाकर आप समझ पाइएगा। और 12 वर्षों तक पकड़ के रखा, पढ़ते हैं थोड़ा सा इस टाइप से पढ़ना होगा। 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा। किसको? दुर्जन साल को। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो मुगलों का कौन सा शासक था जिन्होंने दुर्जन साल को गिरफ्तार किया था? तो दुर्जन साल जो है छोटा नागपुर के राजा थे। ठीक है, और दुर्जन साल को किसने गिरफ्तार किया? किसने गिरफ्तार किया? तो जहांगीर ने गिरफ्तार किया। जहांगीर ने कैद किया। और कितने वर्षों तक इसको किला में बंद करके रखा? ग्वालियर के किला में तो 12 वर्षों तक बंद करके रखा। अब आगे पॉइंट देखिए, दुर्जन साल नागवंशी शासन का 16वां राजा था। ये नागवंशी वंश का जो है ये 16वां राजा था, जिसका नाम था दुर्जन साल। उसके बाद कह रहा है कि 6000 रुपए सालाना कर न देने के शर्त पर, 6000 सालाना कर देने के शर्त पर 1627 ईस्वी में वह रिहा हुआ। 1627 ईस्वी में, देखिए ध्यान से। अब छुड़ाने के लिए भी बहुत सारे शासक गए वहां पर, तो अब एक शर्त हुआ, जो ये शर्त था कि 6000 रुपया सालाना आप कर जब नियमित रूप से देंगे तब हम दुर्जन साल को छोड़ेंगे। तो एक करारनामा हुआ कि 6000 रुपए सालाना जो है हम मुगलों को देंगे समय पर, तब छोड़ा गया। किसको छोड़ा गया? दुर्जन साल को। अब कितना? 6000। ये 6000 आपको इंपोर्टेंट रखना है। तो ये 6000 जो है, देखिए 2016 जेपीएससी पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 6000 रुपए राशि। अब कह रहा है कि वह अंग्रेज का अब यहां से तो अब मुगलों का काम खत्म होता है। अब अंग्रेज का हस्तक्षेप शुरू हुआ। उसके बाद शासन चलते गया, कंटिन्यू रहा, और उसके बाद अब अंग्रेज का हस्तक्षेप शुरू हुआ। कब? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री का जब तैयारी कर रहे हैं तो वहां आप देखे होंगे, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए, और उस युद्ध ही ये स्पष्ट करता है कि अब अंग्रेज यहां से भागने वाले नहीं हैं, अब यहां पर शासन करेंगे। तो जो शाह आलम द्वितीय जो था, उन्होंने बंगाल और उड़ीसा और बिहार की दीवानी जो है अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों को सौंप दिया तो बिहार में ही झारखंड था। तो अब यहां पे 1765 ईस्वी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हुआ और इस क्षेत्र की दीवानी उन्हें मिल गई। इस क्षेत्र में वो व्यापार करने के उद्देश्य से, शासन करने के उद्देश्य से आ गए 1765 ईस्वी में। अब क्या किया कि छोटा नागपुर को पटना काउंसिल के अधीन रखा गया और अंग्रेजों को 1773 तक कोई कर नहीं मिला। देखिए, अब छोटा नागपुर को पटना काउंसिल के अंतर अधीन रखा गया कि छोटा नागपुर में अब जो भी काम होगा वो पटना काउंसिल के निगरानी में ही होगा, पटना काउंसिल के देख-रेख में ही होगा। लेकिन यहां ध्यान देने ये बातें हैं कि 1773 ईस्वी तक कोई भी कर, कोई भी टैक्स
अंग्रेजों को यहां से नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज तो मानने वाले नहीं थे। ठीक है, तो 1773 तक जब कोई कर नहीं मिला तो अंग्रेज ने एस.जी. हिटली को छोटा नागपुर का प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया। अब यहां पर जेपीएससी फैक्ट निकल कर आएगा कि प्रथम सिविल कलेक्टर जो है अंग्रेज ने छोटा नागपुर का किसे नियुक्त किया था, तो एस.जी. हिटली यहां याद रखेंगे। इसके बावजूद भी कह रहा है कंसेप्ट कि इसके बावजूद भी अंग्रेजों को कोई कर नहीं मिला, इसके बावजूद भी अंग्रेजों को कोई कर नहीं मिला। आखिरकार अंग्रेज ने 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा कर वसूलने के लिए अस्थाई बंदोबस्त कानून लागू किया। तो अंग्रेज परेशान हो गए, उनको कर ही नहीं मिल रहा था, तो परेशान होकर उन्होंने 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा कर वसूलने के लिए अस्थाई बंदोबस्त कानून लागू किया गया। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कर वसूलने के लिए जब नागवंशी कर नहीं दे रहे थे, नागवंशी शासन व्यवस्था जब झारखंड में चल रहा था, तो वहां से जब कर नहीं मिल रहा था, तो उस स्थिति में कर को वसूलने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त कानून लागू किया गया। कितना ईस्वी में? 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। अब इस कानून के तहत नागवंशी राजा को जमींदार नियुक्त किया गया, मतलब कि राजा का परंपरा हुआ खत्म। अब उस जमींदार उनको बना दिया गया, किनको? नागवंशी शासक को। मतलब ये नियम तैयार किया गया, मतलब अब जमींदार के रूप में ही केवल वो रहेंगे। तो आप यहीं से कह सकते हैं, अब यहीं से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन काल से चली आ रही मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी राज व्यवस्था समाप्त हो गई, क्योंकि इस कानून ऐसा आया, अस्थाई बंदोबस्त कानून आया, जिसमें नागवंशी शासक जो थे उनको केवल जमींदार जो है नियुक्त कर दिया गया। तो अब ये जो शासन व्यवस्था था, अब यहां पर ये समाप्ति की ओर कगार पर चला गया। अंग्रेज के नए नए नियम से अंग्रेज नए नए नियम लाते गए, जिससे मुंडा मान की पढ़ा पंचायत, जो पंचायत पता था, पढ़ा का अपना पंचायत होता था, मुंडा ग्राम पंचायत का मुख्य होता था, पट्टी का प्रमुख मानकी होते थे, पढ़ा राजा होते थे, पढ़ा का अपना पंचायत होता था, पढ़ा पंचायत जो था वो सुप्रीम कोर्ट का काम करता था। अब ये सब धीरे धीरे जो है अंग्रेज के नियम कानून आते गए और ये समाप्त हो गए। तो अब आप यहीं से कह सकते हैं कि जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त का कानून आया, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया, वहीं से ये जो प्राचीन काल से मुंडा शासन व्यवस्था चला आ रहा था, पढ़ा पंचायत चला आ रहा था, ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब आइए महाराजा लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव 1950 से 1952 नागवंशी के अंतिम राजा थे। नाम याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है। महाराजा लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव ये नागवंशी का अंतिम राजा थे। 1951 में जमींदारी उन्मूलन के बाद ये शासन व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गया। जमींदारी का जो शासन व्यवस्था अंग्रेज बनाए थे, ये कानून आया देश आजाद के बाद, कृषि सुधार के लिए सबसे बड़ा कानून था, जो ये सिस्टम जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जमींदारी उन्मूलन देखिए 1950 भारत सरकार का पहला कृषि सुधार की ये पहल थी। इस कानून के अंतर्गत जो है जमींदारी का सिस्टम जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब नागवंशी शासन व्यवस्था का कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद भी हैं, जैसे मदरा पाजी किसे कहते थे? तो नागवंशी शासन व्यवस्था में जो मुंडा शासन व्यवस्था चलाता था, नागवंशी शासन व्यवस्था में मैं बताऊं कि स्टार्टिंग में तो मुंडा शासन व्यवस्था ही चल रहा था ना, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा गया था। तो उस व्यवस्था में जो है जिस मुंडा जो है इस शासन व्यवस्था को चलाते थे, उनको मदरा पाजी कहा जाता था। अब महतो का क्या रोल था? देखिए, गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति को महतो कहा जाता था। नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था उसको कहा जाता था महतो। उसके बाद देखिए भंडारी किसे कहा जाता था? देखिए
जो खेती बाड़ी करता था, जो खेती बाड़ी करता था, अन्न भंडार रखता था और भंडार कोष की निगरानी करता था, उसे क्या कहा जाता था? भंडारी। और नागवंशी शासन के कुछ महत्वपूर्ण पद भी थे, जैसे कि महाराजा, कुंवर, लाल और ठाकुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नागवंशी शासन व्यवस्था से। तो अब मैं आपको एक बार टेक ओवर करा दे रहा हूं, रिव्यू ले रहा हूं, जहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आने वाले एग्जामिनेशन में यहां से निकल कर आ सकते हैं। तो प्रथम राजा आप याद रखेंगे फनी मुकुट राय, जिनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। अब आप यहां से फैक्ट ले सकते हैं कि वो कौन सा प्रथम राजा थे, वो कौन सा राजा थे जिन्होंने गैर आदिवासी को झारखंड में शरण दिए। उसके बाद अकबर का जो है हस्तक्षेप इस क्षेत्र में कब हुआ? तो 1585 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जो है वो नजराना जो था, जो मुगल लेते थे नागवंशी से, तो नजराना जो है मालगुजारी के रूप में बदल गया। तो चूंकि यहाँ पर जो नागवंशी शासक थे अपने लोगों से कर नहीं लेते थे, तो पूरे राज्य का कर जो है बढ़ गया। उस कर को कम करने के लिए, उस भार को कम करने के लिए उन्होंने अपने लोगों से जो है वो कर वसूलना शुरू कर दिया। और इस कर वसूलने के लिए पट्टी का जो प्रमुख मानकी होता था उसको लगाया गया। यहां से एक पॉइंट को आपको याद रखना है कि मानकी का जो है नाम बदलकर भुइयर कर दिया गया था। यहां से जेपीएससी फैक्ट निकल सकता है। और इसी दौरान समय पर कर न देने के जुर्म में जो है जहांगीर ने दुर्जन साल को 1616 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और 12 वर्षों तक ग्वालियर के किला में कैद करके रखा। और इस एक शर्त पर छोड़ा गया इसे, जब नागवंशी शासक जो थे वो प्रति वर्ष 6000 रुपए के दर से जब वो कर को देंगे, इसी शर्त पर जो है दुर्जन साल को छोड़ा गया। दुर्जन साल नागवंशी शासक का 36वां राजा था। यहां देख लेंगे आप, 16वां राजा था। दुर्जन साल नागवंशी शासन का 16वां राजा था, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद 6000 रुपए, एक मिनट, यहां पर देखेंगे दुर्जन साल नागवंशी का एक 36वां राजा था। 36वां राजा था और इस 6000 कर जो है इसी शर्त पर जो है इसे रिहा किया गया। और जब 1765 में अंग्रेजों का इस क्षेत्र में दीवानी मिली तो अब रूपरेखा बदल गया पूरी तरीका से। लेकिन दीवानी मिलने के साथ ही इनको कर नहीं मिला। 1773 तक इनको कोई भी कर नहीं मिला। तो उसके बाद इन्होंने आखिरकार जो है एसजी हुटली को छोटा नागपुर का प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया। लेकिन इसके बावजूद भी इनको कोई भी कर नहीं मिला। तो अंग्रेज परेशान होकर 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त कानून को ला दिए कॉर्नवालिस के द्वारा। अब इस कानून के तहत जो नागवंशी शासक थे उनको जमींदार नियुक्त कर दिया गया। तो आप यहीं से कह सकते हैं कि प्राचीन काल से आ रही मुंडा शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत मान की मुंडा पंचायत का जो है अब धीरे धीरे विनाश हो गया। अब जो है अंग्रेजों का इतने नए नए नियम आ गए कि अब पुराना जितना भी शासन व्यवस्था था समाप्त हो गया। अब यहाँ से जमींदारी उन्मूलन आता है, ठीक है। देश आजाद के बाद एक कानून आता है कृषि सुधार के लिए, ये सबसे बड़ा प्रमुख रूप से कानून माना जाता है, जहां से ये प्रथा जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो अब कुछ इसके पद थे, महतो, भंडारी, मदरापाजी और महाराजा, कुंवर और लाल ठाकुर। तो ये रहा आज का इतिहास का दूसरा कड़ी, जिसमें हमने स्टडी किया नागवंशी शासन व्यवस्था को। अगला हम लोग देखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। धन्यवाद।